अब हम देखेंगे संस्वीकृति। संस्वीकृति दोस्तों मैंने पहले भी पीछे भी आपको समझा दी है। संस्वीकृति का मतलब होता है जब कोई अपराधी अभियुक्त जो है अपना कबूलनामा करता है कि मैंने हाँ ये अपराध किया है, किस तरीके से स्वीकार कर लेता है, तो वो कैसे रिलेवेंट है, कब मानी जाएगी, किसके समक्ष मानी जाएगी, इन सब के बारे में अपन जो है बात करेंगे। तो इसके संबंध में धारा 24 से और जो है 30 तक प्रावधान किए गए हैं। 30 तक दोस्तों प्रावधान किए गए हैं, ठीक है, 30 तक प्रावधान किए गए हैं। लेकिन 24 से 30 पढ़ने से पहले हम इसके बारे में थोड़ी जनरल चर्चा देखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा। और कॉन्सेप्चुअल जो है आपका ये संस्वीकृति कन्फेशन वाले जो है उन क्वेश्चंस गलत नहीं करोगे आप। सबसे पहले इसको देखना बहुत ज़रूरी है। महत्वपूर्ण मामले जो हैं पागला नारायण स्वामी, पलविंदर कौर, पुलिकुटी, कोटैया, नगीना, हिमाचल प्रदेश बनाम प्रीतम सिंह वाले जो यहाँ से हैं। यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 से 30 से संस्वीकृति संबंधित है। इनमें धारा 24 से 26 में उन विशेष परिस्थितियों का उल्लेख किया गया जिनमें की गई संस्वीकृति सुसंगत नहीं होती है। संस्वीकृति माना कन्फेशन जो अपराध की स्वीकारोक्ति होती है वो 24 से 26 धारा में जो होती है इसके अंतर्गत वो स्वीकारोक्ति नहीं मानी जाती है, क्योंकि पुलिस के समक्ष या उस संबंधित बातों के अंतर्गत होती है। उसको अपन आगे चल के अभी थोड़ी देर में क्लियर करेंगे, ठीक है। जिनमें की जबकि धारा 27 से 29 में अपवादक रूप में उपरोक्त संस्वीकृतियों को सुसंगत घोषित किया गया है। 27 से 29 में इनके अपवाद बताए गए हैं कि ऐसी स्वीकृति कब सुसंगत हो सकती है और कब उसका साक्ष्य दिया जा सकता है और उसके आधार पर अभियुक्त को दोषी माना जा सकता है। स्वयं धारा 26 का अपवाद भी इसी विषय पर है। धारा 30 की किसी सह अभियुक्त की संस्कृति को न्यायालय द्वारा अन्य अभियुक्त के विरुद्ध विचार में लिए जाने का प्रावधान करती है, परंतु इस अधिनियम में संस्कृति को ना तो परिभाषित किया गया और ना ही बताया गया है कि कब संस्कृति सामान्यतः सुसंगत है। तो अलग से ऐसे संस्कृति की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। इस स्वीकृति का छोटा रूप है जो अभियुक्त के बारे में केवल क्रिमिनल मामलों में जो है लागू होता है, ठीक है। धारा 30 कहती है, धारा 30 में जैसे मान लो 2 या 4 अपराधी साथ इनका ट्रायल चल रहा है, एक ने अपराधी स्वीकारोक्ति कर ली कि हाँ मैंने तो मारा था और साथ में फला व्यक्ति भी था, तो उस चीज़ को विचार में लिया जाएगा, ठीक है। एकदम सही नहीं मान लिया जाएगा लेकिन विचार में उसको जो है लिया जाएगा। स्टीफन साहब थे जो इनने अपनी पुस्तक डाइजेस्ट में संस्वीकृति को परिभाषित करते हुए कहा है कि संस्वीकृति एक स्वीकृति है। मैंने पहले ही कहा था कि स्वीकृति बड़ा गोला है, संस्वीकृति छोटा गोला है। तो प्रत्येक जो संस्वीकृति है वो स्वीकृति है, क्योंकि स्वीकृति जो है वो सिविल में भी हो सकती है और क्रिमिनल में भी हो सकती है, ठीक है। मुख्य रूप से सिविल में होती है और इसी का छोटा भाग क्या है, जब क्रिमिनल में होती है तो संस्वीकृति जो है बन जाती है और एक केवल अभियुक्त द्वारा की जा सकती है, इसकी तरफ से कोई भी अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता। तो इसमें डिफरेंस मैं आपको बाद में बता दूंगा, पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। संस्कृति एक स्वीकृति है जो उस व्यक्ति द्वारा किसी समय की जाती है जो अपराध का आरोपी है। कौन करे? जो अपराध का आरोपी है, ठीक है, और किसी भी समय करे, ठीक है, जिससे वह निष्कर्ष संगत निकलता हो कि उसने अपराध किया है। लेकिन ऐसी संस्वीकृति करे, ऐसा कथन करे जिससे ये बात निकल के सामने आती हो कि उसने अपराध किया है। यद्यपि अधिनियम में संस्कृति शब्द की परिभाषा नहीं दी गई है, तथापि इसका अर्थ यह नहीं कि संस्कृति शब्द को उसके नैसर्गिक अर्थ से बिल्कुल दूर रख दिया जाए। भले उसकी परिभाषा नहीं दी गई है लेकिन उसके नेचुरल अर्थ है जो उसका, उससे हम उसको दूर नहीं रख सकते हैं, जिससे अनुमानित होता हो कि अभियुक्त ने अपराध कारित किया हो। पागला नारायण स्वामी बनाम सम्राट राज्य में क्या हुआ कि लॉर्ड इरकिन ने सर स्टीफन को उपरोक्त परिभाषा को अस्वीकार कर दिया एवं प्रक्षेपित किया। जो इस मामले में है इनकी परिभाषा को क्या कर दिया, उनने उलट दिया, ठीक है। पागला नारायण स्वामी बनाम सम्राट में, ठीक है। नंबर 1, संस्कृति द्वारा या तो अपराध को स्पष्ट स्वीकार किया जाना चाहिए या संस्कृति द्वारा कम से कम अपराध गठन करने के लिए आवश्यक सभी सर्वमान्य तथ्यों को स्वीकार किया जाना चाहिए, ठीक है। स्पष्टतः स्वीकार किया जाना चाहिए संस्वीकृति को, या फिर उसको मना कर देना चाहिए कि नहीं ये संस्वीकृति नहीं मानी जाएगी, या उसको जो सारमान तथ्य हैं उनको स्वीकृत किया जाना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद इसको हटा देते हैं, मिश्रित कथन पे आ जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। मिश्रित कथन वो होते हैं जिसमें कुछ बातें संस्कृति जैसी लगती हैं, कुछ बातें संस्कृति जैसी नहीं लगती हैं, ठीक है।
तो इनका मतलब ये था कि मिश्रित कथन से तात्पर्य ऐसे कथन से जिसका एक अंश अभियुक्त की दोषता का संकेत करता हो तथा उसे फंसाने की प्रवृत्ति रखता हो, किंतु दूसरा अंश अभियुक्त को निर्दोषता का संकेत करता हो। अभियुक्त कोई ऐसी बात करता है जिसमें एक अंश में वो फंस रहा है और दूसरे अंश में जो है वो नहीं फंस रहा है, तब ऐसी स्थिति में न्यायालय को क्या करना चाहिए। मिश्रित कथन के संदर्भ में विधि स्पष्ट है। नियम यह है कि ऐसे कथन को या तो पूर्णतः स्वीकार करना चाहिए या पूर्णतः अस्वीकार, ये मिश्रित वाला काम ना करें। न्यायालय को यह शक्ति प्राप्त नहीं है कि वह मिश्रित कथन के उस अंश को जो फंसाने वाला है निर्दोष सिद्ध करने वाले अंश से पृथक करे, तब पृथक अंश को दोष सिद्ध का आधार बनाए एवं न फंसाने वाले तत्व को अविश्वसनीय घोषित करते हुए अस्वीकार कर दे। इस बात पर महत्वपूर्ण मामले निम्न है। इनका मानना ऐसा था, इस पर केवल इतना नहीं, बाकी पर आगे चलते हैं हम मिश्रित कथन पे। एक मान लो उसने एक वाक्य बोला या कुछ कथन कहा ऐसा जिसमें आधी चीज़ों में फंस रहा है लेकिन बात की चीज़ में नहीं फंस रहा है, जो उसका क्लियरेशन दे रहा है वो, ठीक है। तो उनने ये कहा है इसमें कि न्यायालय ऐसा नहीं कर सकता जो फंसाने वाली बात है केवल उसको सही मान ले और इसको झूठ मान ले, आधी बात को तो नहीं, ऐसा नहीं, या तो उसको पूरा सही मानो या पूरा गलत मानो उसको, ठीक है। जैसे बच रहा है वो कह दिया नहीं है तो झूठ बोल रहा है, और फंसने वाली चीज़ को मान लिया कि ये सही बोल रहा है। इस तरीके से जो है यहाँ पे नहीं हो पाएगा, ठीक है दोस्तों। अपन अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, ये है संस्वीकृति का साक्ष्यिक मूल्य क्या होता है। संस्वीकृति का साक्ष्यिक मूल्य क्या होता है। स्वैच्छिक सत्य तथा विश्वसनीयता संस्वीकृति दोषता का प्रभावी साक्ष्य, दूसरे शब्दों में संस्वीकृति एक सारवान साक्ष्य। अगर संस्वीकृति स्वैच्छिक है, डर धमकी में दी गई है और सत्य है और विश्वसनीय है, तो ये दोषता का प्रभाव रखती है कि इसके आधार पर व्यक्ति को सीधे सजा सुनाई जा सकती है। साक्ष्य अधिनियम की धारा का इसके अनुसार स्वीकृति साक्ष्य के रूप में सुसंगत है, क्योंकि संस्वीकृति स्वीकृति की एक प्रजाति है, अतः वह इसी धारा के अधीन सुसंगत है। संस्वीकृति निम्न तत्वों का होना आवश्यक है। संस्वीकृति 24 से 30 तक दी गई है, लेकिन संस्वीकृति सुसंगत कहाँ है, तो वो धारा 21 में बताई गई, क्योंकि स्वीकृति यहाँ पर सुसंगत है और स्वीकृति का ही एक भाग क्या है, संस्वीकृति। लेकिन विशिष्ट रूप से वो बंद इसके 24 से 30 तक किए गए हैं, जिनको अभी हम थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं। संस्वीकृति के प्रकार कितने होते हैं, तो न्यायिक संस्वीकृतियाँ जो होती हैं 3 प्रकार की होती हैं। न्यायिक संस्वीकृतियाँ वह होती हैं जो, ये भी 2 प्रकार की होती हैं, जो न्यायालय के समक्ष की गई हो, अभिवचनों के माध्यम से की गई हो। न्यायालय के समक्ष मतलब न्यायालय में स्वीकार कर लिया हो अपराध वो, और अभिवचनों के माध्यम से की गई संस्वीकृतियाँ मतलब जैसे किसी ने कुछ पेश किया, ठीक है, जैसे मान लो जमानत का आवेदन आया उस, ठीक है, या कोई अन्य चीज़ का जवाब दिया, तो अभिवचन माने बाद मतलब जो लिख के दिया जाता है आवेदन या उसका जवाब या कुछ भी लिखित तर्क दीजिए, कुछ भी दिया, तो उसमें जो चीज़ स्वीकार कर ली है तो वो भी न्यायालय में की गई संस्वीकृति मानी जाएगी, और जो मुँह से बोल के कर ली वो तो अलग ही है। तो इस तरीके से न्यायिक स्वीकृतियाँ हो गई। अब आती है न्यायकेतर संस्वीकृतियाँ जो न्यायालय से बाहर की जाती हैं। न्यायकेतर संस्वीकृति एक ऐसी संस्वीकृति है जो न्यायालय के बाहर जीवन के सामान्य अनुक्रम में की गई हो। जैसे एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति से कहा कि भाई हमारे हाथ से यार ये हो गया था, वो फलाना व्यक्ति मर गया था, या हमने उसकी चोरी कर ली थी, या ऐसा कुछ भी वो अन्य व्यक्ति से जो है करता है, तो वो भी संस्वीकृति मानी जाती है। न्यायकेतर संस्वीकृति भी सारवान साक्ष्य है, इसका साक्ष्य भी दिया जा सकता है, किंतु ऐसी संस्वीकृति के आधार पर दोष सिद्धि करने से पूर्व न्यायालय को अत्यधिक सतर्कता बरतनी चाहिए, बहुत ही सतर्कता बरतनी चाहिए, ये सत्य है या असत्य है। सामान्यतः न्यायकेतर संस्कृति की अतिरिक्त साक्ष्य संतुष्टि आवश्यक है, केवल उसके आधार पर सजा अधिकतर केसों में नहीं होती है, अन्य साक्ष्य भी चाहिए होते हैं उसकी संपुष्टि के लिए। न्यायकेतर संस्कृति की विश्वसनीयता हेतु आवश्यक है कि संस्कृतिकर्ता के ही शब्दों के पेश की जानी चाहिए एवं इसके कारण तथा हेतु स्पष्ट होने चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे न्यायकेतर पढ़ी। अगला आता है आचरण द्वारा संस्वीकृति। आचरण द्वारा व्यवहार से जो आपके होती है, शरीर की दिशा, मन से, भाव से, वो आचरण द्वारा कहलाती है। संस्वीकृति बिल्कुल टेंशन न लें आप, जितना मैं पढ़ाता जानूँ उतने पे ही आपको ध्यान देना है, बाकी उसमें नोट्स में क्या लिखा है
उस पर बहुत ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है। आचरण द्वारा संस्वीकृति, संस्वीकृति आचरण द्वारा भी अभिव्यक्त हो सकती है। जब किसी व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप लगाया जाता है किंतु फिर भी वह उसका प्रतिकार या खंडन नहीं करता। जब कोई आरोप लगाया गया, आपने उसका प्रतिकार नहीं किया, उसका खंडन नहीं किया, ऐसे में उसका ऐसा आचरण लगाया गया दोष को स्वीकारोक्ति माना जा सकता है। मौन भी एक आचरण है। मौन भी आप मौन रहेगा, आपने कुछ कहा ही नहीं, मतलब आपने अपराध किया है, ये मान लिया जाएगा कि आपने अपराध स्वीकार कर लिया है। यह एक निष्क्रिय जो है आचरण है। आचरण सक्रिय रूप से भी हो सकता है। दोनों ही रूपों में आचरण द्वारा संस्वीकृति की जा सकती है। आचरण द्वारा संस्वीकृति का अन्य स्वतंत्र साक्ष्य में संपुष्ट कराया जाना आवश्यक है, ऐसा तर्कता व प्रज्ञा का नियम है। अब आती है प्रत्याहारी संस्वीकृति, ठीक है, रिट्रैक्टेड कन्फेशन। प्रत्याहारी संस्कृति से तात्पर्य ऐसी संस्कृति सी है जिसे एक बार किए जाने के पश्चात उत्तरवर्ती अवसर पर अभियुक्त द्वारा वापस ले लिया जाता है। ये प्रत्याहारी होती है। एक बार बोल दिया कि हाँ ऐसा ऐसा मैंने किया था, दोबारा बोल दिया नहीं किया था, मुझे धमकी थी उस समय इसलिए मैं ऐसा कह रहा था, ठीक है। संस्वीकृति करता उत्तरवादी अवसर पर अपनी पूर्व संस्वीकृति से मुकर सकता है और यह कह सकता है कि मैंने कभी कोई संस्कृति नहीं की थी, वो मुकर सकता है बाद में, ये उसके पास पावर है, ठीक है। संस्वीकृति के प्रत्याहार की जाने के निम्नलिखित प्रभाव होते हैं। सिद्धांत संस्कृति के प्रत्याहार कोई प्रभाव नहीं रखता, सत्य संस्कृति सत्य एवं विश्वसनीय हो, ठीक है। अगर सत्य एवं विश्वसनीय है तो फिर बाद में वाले कुछ बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। प्रत्याहार संस्कृति के साक्ष्य के मूल्य को नष्ट या क्षीण नहीं करता था, इसका मतलब अवलंबन किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई चीज़ें यहाँ पे आवश्यक है नहीं ज़्यादा पढ़ने की, बस 4 प्रकार की होती हैं यहाँ पे, ये आप जो है देख लेना। अब अपन को पढ़ना है संस्वीकृति कब सुसंगत है। संस्वीकृति जो है कब सुसंगत है। संस्कृति को वैध सुसंगत होने के लिए स्वतंत्र और सुरक्षा होना आवश्यक है। जब संस्कृति वैध होगी और सुसंगत होगी, ठीक है, कब, जब स्वतंत्र और स्वेच्छा होना चाहिए, माना स्वतंत्रता पूर्वक दी गई हो, स्वेच्छा से दी गई हो। संस्कृति स्वतंत्र और स्वेच्छा 3 मामलों में मानी जाएगी और तब यह सुसंगत होती है, अर्थात जबकि वह न्यायालय की राय से उत्प्रेरणा धमकी या वचन से पैदा हुए मन पर प्रभाव के पूर्ण रूप से समाप्त हो जाने के पश्चात की गई हो। धारा 28 कहती है अगर कोई भय भ्रम या धमकी से कोई सहमति दी गई है और वो बाद में अगर समाप्त हो जाती है फिर भी वो व्यक्ति वैसी की वैसी बात कर रहा है तो ये माना जाएगा कि हाँ संस्वीकृति सही है। या यदि किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ना की गई हो, धारा 25, पुलिस अधिकारी के समक्ष ना की गई हो संस्वीकृति तो वो सुसंगत हो जाएगी, क्योंकि पुलिस के समक्ष की गई जो संस्वीकृति होती है वो माननी होती है। धारा 25 एविडेंस की ऐसा कहती है, ठीक है। यदि वह मजिस्ट्रेट को मौजूदगी में समय की गई या वह किसी पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में हो, धारा 26, ठीक है। इस तरीके से ये नहीं होगी, ठीक है। पुलिस अभिरक्षा में की गई है मजिस्ट्रेट के सामने तो भी वो संस्वीकृति मान ली जाएगी, ठीक है। संस्वीकृति कब सुसंगत नहीं है, अभी अपन ये सुसंगत पढ़ रहे थे, अब पढ़ रहे हैं कब सुसंगत नहीं है, ठीक है। संस्वीकृति कब सुसंगत नहीं है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 से 26 तक की उन परिस्थितियों का उल्लेख किया गया जिनमें की गई संस्कृति सुसंगत नहीं होती है। ये प्रकार है। धारा 24 है, यदि वह उत्प्रेरणा धमकी वचन के प्रभाव में की गई हो तो वो सुसंगत नहीं है। पुलिस अफसर के सामने की गई तो सुसंगत नहीं है। यहाँ पर लिखा है कि यदि वह पुलिस अधिकारी के समक्ष ना की गई हो तो सुसंगत है, सही लिखा है, क्योंकि अपन ये पढ़ा जाएगा कब सुसंगत है। और जब पुलिस अधिकारी से की गई है धारा 25 में तो सुसंगत नहीं है, ठीक है। यदि संस्वीकृति की उस समय किसी प्राइवेट व्यक्ति के समक्ष की गई हो जबकि अभियुक्त तभी पुलिस हिरासत में है तब ऐसी कंडीशन में भी संस्वीकृति माननी होगी। मान लो पुलिस थाने में था, हमारा भाई मिलने गया, हम पुलिस की अभिरक्षा में, हमने उसको छप के बताया, वहाँ पर कैमरा लगे तो किसी ने सुन ली तो वो भी जो है संस्वीकृति नहीं मानी जाएगी, क्योंकि पुलिस अभिरक्षा में है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पुलिस प्रताड़ना करके संस्वीकृति करवा लेती है और अपने दोष को कबूल करवा लेती है। उपर्युक्त तीनों मामलों में अर्थात 24, 25, 26 के अंतर की गई संस्कृति स्वेच्छा और स्वतंत्रता नहीं हो गई अथवा असंगत अथवा अवैध संस्कृति घोषित की जाती है। अब हम जो है धाराएं पढ़ते हैं बेयर एक्ट वाली 24 से 30 तक। उत्प्रेरणा धमकी वचन द्वारा प्रेरित संस्कृति। धारा 24 ऐसी संस्कृति को दंडिक मामलों में संगत घोषित करती है। ये उपबंध करती है धारा 24 कि ऐसी संस्कृति जो है सुसंगत नहीं मानी जाएगी जो न्यायालय की राय में किसी उत्प्रेरणा धमकी या वचन द्वारा प्रेरित हो।
किसी उत्प्रेरणा द्वारा, वचन द्वारा या धमकी द्वारा ली गई हो वो नहीं मानी जाएगी। उत्प्रेरणा, धमकी या वचन किसी प्राधिकारवान व्यक्ति द्वारा किया होना चाहिए। प्राधिकारवान व्यक्ति द्वारा कैसा, जो उस पर पावर रखता हो, ठीक है। इसके बाद अपन नीचे आते हैं, यदि प्राधिकारवान से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी उत्प्रेरणा, धमकी या वचन दिया जाता तो वह संस्कृति की दूषित न करेगा। इस धारा के अधीन संस्कृति की विसंगति है जो निम्नलिखित बातों की संपुष्टि आवश्यक होगी। यह है कि संस्कृति किसी प्राधिकारवान व्यक्ति द्वारा की गई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन का परिणाम हो। जैसे मान लो कलेक्टर साहब उनने अपने किसी कर्मचारी से कर दी, ठीक है, किसी माँ बाप ने या शिक्षक ने शिष्य से करा दी, मतलब उसका प्राधिकारवान व्यक्ति, मानो वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए, ठीक है। नंबर 2 यह है कि उत्प्रेरणा, धमकी, वचन अभियुक्त पर लगाए गए आरोप के संबंध में हो। ऐसे नहीं धमकी वह किसी चीज और की दे रहा है और आप इसको स्वीकार कर रहे हो अपराध को। यह है कि न्यायालय की राय में ऐसी उत्प्रेरणा, धमकी, वचन अभियुक्त के इस बात का युक्त आधार देता है कि ऐसी संस्कृत करने से वह अपने विरुद्ध संस्कृत आपराधिक कार्यवाही में या तो ये एक रूप का कोई लाभ पाएगा अथवा ये एक प्रकृति की कोई बुराई से अपने को बचा लेगा, ठीक है, तब वो जो है मान्य होगी, अन्यथा की स्थिति में नहीं होगी। प्राधिकारवान व्यक्ति के यानी प्राइवेट व्यक्ति भी आ सकते हैं, जैसे किसी नाविक के मामले में जहाज का कप्तान, किसी नौकर के मामले में उसका स्वामी, इसी प्रकार किसी मरीज के मामले में डॉक्टर, ये सब जो है क्या हो जाते हैं, प्राधिकारवान व्यक्ति हो जाते हैं। और सरकारी कर्मचारी तो होते ही अंडर में साहब लोगों के। उत्प्रेरणा, वचन या धमकी, यदि कोई उत्प्रेरणा, वचन या धमकी की कोटि में आती है या नहीं, इसका निर्णय तथ्य व परिस्थितियों के आधार पर किया जाएगा। कोई बात जो है उत्प्रेरणा, वचन या धमकी है या नहीं, परंतु इसके आधार पर धारा 24 के अंतर्गत विसंगतता तभी उत्पन्न होगी जबकि वो ऐसी उत्प्रेरणा आदि आरोप के विषय, ये सब चीज़ें अपन जो है पढ़ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसका जो विस्तार है 28 में है, तो 28 ये कहती है कि जो उत्प्रेरणा, धमकी, वचन से आपने अगर संस्वीकृति दी है, अब ये चीज़ खत्म हो गई है। जैसे मान लो आप न्यायालय में खड़े हैं, अब तो वहाँ पे कोई उत्प्रेरणा, धमकी देने वाला है नहीं, अब वो चीज़ खत्म हो गई, अब उनका कोई प्रभाव नहीं है। मान लो वो लोग हैं ही नहीं यहाँ पे, अब बिल्कुल धमकी नहीं, उसके बाद भी आप अपनी बात पे अड़े हैं और मुकर नहीं रहे हैं उस संस्वीकृति से, तो फिर आपको धारा 28 कहती है कि ये माना जाएगा कि संस्वीकृति सही है, ठीक है। अब तो ये 24-28 का विस्तार था। अब पर पढ़ते हैं 25 पुलिस से संस्वीकृति। तो यहाँ पे आप देख लें कि पुलिस को दी गई, सीधा का सीधा पढ़ लें, धारा 25 का मतलब ये है कि पुलिस से दी गई कोई सहमति जो है, सहमति संस्वीकृति पुलिस से किया गया कोई कन्फेशन मान नहीं तो पुलिस तो मेमोरेंडम में जो धारा 27 के बयान होते हैं अभी के हर मामले में लिख लेती है कि हाँ उस अभियुक्त ने जो है स्वीकार किया, घटना करना स्वीकार किया, फला ये किया वो किया, ये सब तो उसी के आधार पर सजा हो जाती। लेकिन धारा 25 का अब बात 27 में अपन जो है पढ़ेंगे कि वो कब सुसंगत हो जाती है, लेकिन 25 में जो है सुसंगत नहीं होती है क्योंकि पुलिस की को दी गई है, ठीक है। लेकिन 27 में वहाँ पर संगत हो जाती है दोस्तों, जब जैसे आपने कहा कि मैंने ए नामक व्यक्ति की हत्या की, तो ये बात कोर्ट में मान्य नहीं होगी अगर आप मुकर जाएंगे तो। इस मतलब ये तो मानना ही नहीं, सुसंगत नहीं, इसका साक्ष्य तो दिया ही नहीं जाएगा, ठीक है, मेमोरेंडम में इसका तो खंडन और संपुष्टि में होगा और इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैंने पिस्टल से इनकी हत्या की थी और पिस्टल को फला जगह पे छपाया है और वो पिस्टल वहाँ पे मिलती है, जो पिस्टल जब्त होके आई है उसको वो साक्ष्य में सुसंगत होगी, उसका साक्ष्य दिया जाएगा, उस पर आर्टिकल डालेंगे, वो फॉरेंसिक लैब जाएगी, ठीक है, उसका सब कुछ होगा, ये चलने लायक थी या नहीं थी, इससे गोली चली, कौन सी गोली चली, जो गोली चली वही अभी वही मृतक को लगी थी, ये सारी चीज़ें जो है रिलेवेंट हो जाएंगी। धारा 27 ये बात करती है। लेकिन ये हत्या की ये रिलेवेंट नहीं है, मैंने फला व्यक्ति को मारा जिससे उसका पैर टूट गया, ये क्योंकि ये पुलिस से कहा है मैंने, अगर कोर्ट में कह दूंगा ये तो सीधा का सीधा जेल चला जाऊंगा। पुलिस से कहा है, पुलिस ने अपने में लिखा है ऐसा चालान में, ऐसा व्यक्ति ने कहा है, तो ये चीज़ माननी होगी। लेकिन डंडा कहाँ छपाया है या चाकू से वार किया है, तो वो चाकू जो है रिलेवेंट हो जाएगी। मैंने कपड़े वो कहाँ छपाए, फला व्यक्ति की चीज़ें मिली थी मैंने वो कहाँ छपाई, तो ये सब चीज़ें रिलेवेंट हो जाएंगी। लेकिन उस पुलिस को बोलने से कोई अपराधी नहीं बन जाएगा। लेकिन धारा 27 जो है इसका अपवाद बताती है कि वो जो चीज़ें मिलेंगी, जो एक अनुमान इंगित होगा आपके कन्फेशन से, आपकी संस्कृति से, वो साक्ष्य में रिलेवेंट जो है हो जाएगी, ठीक है। पुलिस अभिरक्षा में की गई संस्वीकृति, धारा 26। अब इसको सीधा सीधा देख लें कि ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जब पुलिस अभिरक्षा में
कोई अब पुलिस से की अपन पुलिस ही को दे रहे थे बयान संस्वीकृति में, वो अलग चीज़ है। और पुलिस अभिरक्षा में की गई संस्वीकृति क्या है, पुलिस अभिरक्षा में की गई संस्वीकृति। तो पुलिस अभिरक्षा में जब पुलिस की कस्टडी में जैसे अपन गिरफ्तारी डल गई अपनी, उसके बाद अपन 1 दिन 2 दिन या रिमांड पर लेके आती है 4 दिन पुलिस, तो उस समय अपन किसी व्यक्ति से कर दें संस्वीकृति कि मैंने तो उसको मारा है, ये किया है, वो एक अपना ऑडियो वायरल हो जाए, उस समय वीडियो वायरल हो जाए, अपन किसी व्यक्ति को फ़ोन पे बता दें, ठीक है, या किसी व्यक्ति को मिल ले आया उसको बता दें, किसी को लिख के दे दें कि हाँ हमारे हाथ से भैया ऐसा ऐसा हो गया है, हमने फलां व्यक्ति को मार दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है, तो उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई भी उसके आधार पर सज़ा नहीं होगी और वो रिलेवेंट जो है नहीं है बिल्कुल भी किसी भी तरीके से। लेकिन अगर उसका वही है कि अगर उसका अनुमानित होता है धारा 27 में, तो वो वहाँ पर जो है रिलेवेंट हो जाएगी अगर चीज़ें मिलती हैं वो उसको बताते हैं तो। बाकी उस चीज़ के आधार पे आपको वो चीज़ सजा नहीं होगी कि आपने तो लिख के दिया था, लेटर भेजा था, सॉरी माफ़ी मांगी थी, ये नहीं चलेगा। अब बस बता सकते आप कहाँ, पुलिस अभिरक्षा में होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि पुलिस अभिरक्षा में नहीं है आप तो उसके बाद भी अगर संस्वीकृति कर रहे हैं तो वो मान्य नहीं होगी। घर पर बैठे बैठे या पान के टपरे पे बता रहा है आप किसी पान वाले को कि ऐसा ऐसा हो गया और उसने जाके बोल दिया कोर्ट में, तब तो भैया आपको जाना फिर निश्चित हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है पुलिस अभिरक्षा में कई मामले ऐसे आए, जैसे मान लो एक पुलिस वाला जो है एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके ले जा रहा था, उसने रोड पर खड़ा कर दिया और वो टॉयलेट करने लगा, रोड से थोड़ी दूर था, ठीक है। तो इस व्यक्ति ने यहाँ पे संस्वीकृति कर ली इस व्यक्ति से, तो ये अभी नहीं मानेंगे क्योंकि वो पुलिस अभिरक्षा में ही वो व्यक्ति माना गया, ठीक है। 27 में आपको पढ़ा चुका हूँ, 28 में बताई दी है मैंने, तो 24 का विस्तार है कि जब मतलब वो ये व्यक्ति जो है अब है ब्रह्म में नहीं रह जाता, उस प्रेरणा नाम की में नहीं रह जाता, उसके बाद भी अगर संस्वीकृति करता है स्वीकार, तो फिर वो जो है दोषी माना जाएगा, ठीक है। जैसे पुलिस अभिरक्षा में नहीं है, संस्वीकृति हो रही, पुलिस को बाहर कर दिया, उसके बाद भी आप जो है कोर्ट में बात जो कि त्यों कर रहे हैं, तो फिर तो आप दोषी माने जाएंगे। अब आती है धारा 29। यदि कोई संस्कृति धारा 24, 25, 26 के अनुबंधों के अनुसार अस्वैच्छिक नहीं है तो वह सदैव सुसंगत होगी। अस्वैच्छिक नहीं है मतलब कैसी है, स्वैच्छिक है, 24, 25, 26 के उपबंधों के अनुसार स्वैच्छिक है तो वह सदैव सुसंगत होगी, यहाँ तक कि निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त किए जाने पर भी ग्राह्य होगी। गुप्त रखने के वचन पर, प्रवंचना के माध्यम से, प्रश्नोत्तर के रूप में, ठीक है। अगर वो स्वेच्छा से दी गई है, चाहे पुलिस को दी गई है, ठीक है, चाहे पुलिस अभिरक्षा में दी गई है, चाहे कहीं भी दी गई है, ठीक है, तो वो क्या है फिर सुसंगत हो जाएगी और ग्राह्य हो जाएगी। निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त किए जाने पर भी जो है ग्राह्य होगी, ठीक है। ये है 29 से बात करती है। अगर गुप्त रखने का, जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने आपसे कहा तो हम बता दो, हम नहीं बताएंगे किसी को, और उसने कोर्ट में बता दी तो भी वो सुसंगत हो जाएगी। लेकिन सिविल मामलों में सुसंगत नहीं होगी, ये क्या में होगी है केवल क्रिमिनल मामलों में। प्रवंचना के माध्यम से धोखे से पूछ लिया, शराब पिला के पूछ लिया, ठीक है। प्रश्नोत्तर के रूप में मत्त अवस्था में, जब बिल्कुल धुत है नशे में तब भी, ठीक है। ये नहीं बताया उसको, उससे ये कहा कि नहीं हम तुम्हारे किसी को नहीं बताएंगे, कोर्ट में पेश नहीं करेंगे, तो बता, तब भी ये सब चीज़ें जो क्या हो जाएंगी, संगत हो जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से जो है धारा 29 इसका विस्तार करती है, अपवाद पेश करती है, ठीक है। 24-25 में कहा गया सुसंगत नहीं होगी, लेकिन 28-29 में कहा हो जाएगी, ठीक है। अगर इन सब चीज़ों का जो है मैटर आता है, मुकर जाओ भाई, मुकरने में क्या दिक्कत है। लोग यहाँ पे आके कह देते हैं कोर्ट में कि नहीं वो तो पुलिस ना मानता, किसी हमसे ऐसा ऐसा लिखवा लिया था, ठीक है, तो उनकी बात सुन मान जाते हैं, ठीक है, कि गवाह लाओ भाई। धारा 30 सहाव्युक्ति की संस्वीकृति के साक्ष्य के रूप में प्रयोग। ऐसा कोई भी जो किसी अन्य व्यक्ति के साथ समान अपराध के लिए विचारित हो रहा हो, सहाव्युक्त कहलाता। दोनों ही एक मामले में आरोपी हैं, 2 या 3 या 4 या 5 है, ये सहाव्युक्त कहलाते हैं। उसके द्वारा की गई संस्कृति दूसरे अभियुक्त के विरुद्ध तब संगत होगी जब उस कथन में उसने न केवल दूसरे को दोषी बताया बल्कि स्वयं के दोषी होने को भी स्वीकार किया गया। जब कोई व्यक्ति 2 या 4 लोग इकट्ठे होते हैं, ये कहता है दूसरे को दोषी माने कि हाँ बी ने भी मर्डर किया है, और ये भी कहा कि साथ में मैंने भी किया। अगर ये कहा मैंने नहीं किया और उसने किया है तो संस्कृति का कोई मतलब नहीं। खुद को दोषी बताया फिर उसके बाद बताया उसको, तो उसको विचार में लिया जाएगा।
खुद को तो जाना ही जाना है 100%। अब दूसरा जाएगा कि नहीं, ये मामले पर डिपेंड करेगा। ठीक है। कश्मीर रचना के बाद में यह कहा गया कि साया व्यक्ति द्वारा की गई संस्कृति साबित हो जाने पर कथनकर्ता एवं अन्य जिसको वह कथन पसाता हो के विरुद्ध सुसंगत होगी, परंतु अन्य के विरुद्ध उसका साक्ष्यात्मक मूल अत्यंत कमजोर माना जाता है। जिसने किए वो तो ठीक है, बाकी उसका दूसरा कि एक चोर के कारण से दूसरा चोर नहीं हो जाएगा, उसके लिए साक्ष्य की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। इस तरीके से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है।